आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये वीडियो एमएससी 4 सेमेस्टर के लिए है। तो ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ईपीआर का इंट्रोडक्शन, थ्योरी और उसका जो प्रिंसिपल है उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है। ईएसआर को हम इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ईएसआर का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। तो जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है या फिर स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन जब रेजोनेंस में हो, उस तरीके के स्पेक्ट्रम की जो स्टडी होती है वो ईएसआर की कैटेगरी में डिस्कस होता है। अब दूसरे तरीके से इसे ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो ईपीआर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस। अब आपके पास एक टर्म है यहाँ पे पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन होगा? पैरामैग्नेटिक वो चीज़ होगी जिसके पास क्या होंगे? अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जब रेजोनेंस में हो तो उस तरीके की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें डिस्कस होगी वो आपका ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगा। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जबलॉन्स्की ने 1944 में डिस्कस किया था और इसके ठीक एक साल बाद एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस किया गया। ईएसआर और एनएमआर लगभग एक ही तरीके के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जहां हम ईएसआर में इलेक्ट्रॉन की चेंज ऑफ स्पिन देखते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसे चेंज हो रही है, वैसे ही हम एनएमआर में चेंज ऑफ स्पिन ऑफ प्रोटॉन देखते हैं। ईएसआर में जो हम सोर्स यूज़ करते हैं वो माइक्रोवेव रीजन का सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि एनएमआर में हम रेडियो फ्रीक्वेंसी के सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली जो एनएमआर और ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो इसको मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले हम ईएसआर डिस्कस करेंगे, फिर बाद में हम एनएमआर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी वाले हिस्से पे आते हैं। जब हमारे पास सैंपल होता है, ये सैंपल हो गया है, वो सैंपल सोर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, वो स्पेक्ट्रा जनरेट करता है। और हमारा सैंपल कैसा होना चाहिए? सैंपल के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और सोर्स कैसा होना चाहिए? वो माइक्रोवेव रीजन का होना चाहिए। तो जब आपके पास कोई सैंपल जिसके पास क्या हो? अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, वो माइक्रोवेव रीजन के सोर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसके बाद स्पेक्ट्रा जनरेट होगा और वो जो स्पेक्ट्रा होगा उस स्पेक्ट्रा को हम ईएसआर स्पेक्ट्रम कहते हैं और उस स्पेक्ट्रा की स्टडी को हम ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि थ्योरी वाली हिस्से में क्या है कि व्हेन ए सैंपल basically compound containing unpaired electron interact with source of microwave region, it generate ESR spectra, and a study of a ESR spectra is called ESR spectroscopy। हमने क्या कहा कि कोई सैंपल है या कंपाउंड है जिसके पास क्या है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, वो माइक्रोवेव रीजन के सोर्स के साथ अगर इंटरेक्ट करे तो मतलब उस सोर्स पे माइक्रोवेव रीजन की लाइट पड़े तो वो क्या करेगा? ईएसआर स्पेक्ट्रा को जनरेट करेगा और उस ईएसआर स्पेक्ट्रा की स्टडी जिसमें करते हैं हम, उसे हम ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब हम प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं ईएसआर का। तो कोई भी मॉलिक्यूल होता है, बेसिकली वो मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बनता है और एटम किससे मिलकर बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। तो मेरे पास मैंने यहाँ पे आपका ये हो गया है मेरा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पे क्या क्या होता है? न्यूक्लियस में मेरे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होंगे। अब न्यूट्रॉन तो मेरा न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटमोस्ट शेल में, ये इनर सेल में, तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? वो दो तरीके से घूमते हैं। एक तो मोशन करते हैं, एक तो वो क्या करते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, इस तरीके से घूमेंगे, न्यूक्लियस के अराउंड घूमेंगे क्लॉकवाइज, न्यूक्लियस के अराउंड घूमेंगे। और दूसरा क्या है कि वो अपने स्पिन पे क्या करेंगे? रोटेशन करेंगे। अब मान लेते हैं कि ये मेरे पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो पेंसिल दिख रही है आपको, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस तरीके से घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और ये इस तरीके से मोशन, दो तरीके का मोशन है। एक तरीके का मोशन क्या है? देखिए ये मोशन हो गया है, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा सुल्टा, और इस तरीके से ये आगे भी बढ़ रहा है। तो दो तरीके के मोशन हो गए हैं। अब अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन जिसके पास नेगेटिवली चार्ज है वो रोटेशन करेगा, तो हमने बेसिकली ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी चीज़ जिसके पास क्या हो? आपका चार्ज हो,
चार्ज कंटेनिंग हो और अगर वो रोटेशन करे तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी स्पिन को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ एटम and atom is made of a large number of electron, proton and neutron. The nucleus having neutron, nucleus में neutron and proton होते हैं. Nucleus is neutral, so overall positive charge of nucleus is due to proton. इसमें कोई दिक्कत नहीं. When an electron moves around the nucleus and two type of rotation is involved in this motion. जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो दो तरीके के मोशन पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सेस पे घूमे जिसे स्पिनिंग कहते हैं, या फिर वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमे। और रोटेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अब हम प्रिंसिपल को, अब आप एक समझ गए हैं कि भाई कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। अब इसी बात को समझेंगे। हमारे पास कोई सैंपल है जिसके पास क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई, उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन हो जाएगी वो डिफरेंट एनर्जी लेवल में टूट जाएगी। तो अभी फिलहाल जितना मैं समझा रहा हूँ उतना ही देखिए। हमारे पास एक वाई एक्सेस पे मैंने एनर्जी ले रखी है और मैंने एक्स एक्सेस पे क्या ले रखा है, ब्लैक में आपका मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है। दो बातें कही मैंने एनर्जी ले रखी है और मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है। अब जब मेरी एनर्जी ज़ीरो, कोई एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है या कोई मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व नहीं है, उस समय आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन नहीं टूटी है, स्पिन अभी टूटी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपने फील्ड बनाया तो उसके प्रोपोर्शनल टू क्या हो, उसी के उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन इलेक्ट्रॉन टूट गए, एक प्लस हाफ में और दूसरा माइनस हाफ में। अब ये जो प्लस हाफ वाला होता है वो अट्रैक्शन की वजह से जनरेट होता है और ये माइनस हाफ वाला रिपल्सन की वजह से जनरेट होता है। अब आप कहेंगे कि भाई अट्रैक्शन और रिपल्सन की वजह से कैसे जनरेट हो रहा है, तो भाई कि अगर मैं क्या करूँ, सैंपल को, मेरा जो सैंपल होगा, मैंने कहा उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, तो मैंने दो मैग्नेट ले रखे हैं। अगर मैंने क्या किया कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल लिया और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल लिया, तो दोनों मैंने अपोजिट पोल्स लिए तो वो अट्रैक्ट करेगा। और अगर मैंने क्या किया कि सैंपल को मैंने ऐसा रखा कि दोनों मैग्नेट के सेम पोल्स में रखा, नॉर्थ नॉर्थ में या साउथ साउथ में, तो रिपल्सन क्रिएट करेगा। अब मैंने आपको कहा कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया, तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया तो स्पिन आपकी टूट गई, प्लस हाफ और माइनस हाफ में, दो तरीके हुए, अट्रैक्शन हुआ और रिपल्सन हुआ। और मैंने ये हुआ मेरा बैरी सेंटर या फिर जो नॉन डिजनरेटेड हो गया है। अब उस नॉन डिजनरेटेड लेवल से जो ऊपर जो आपका एनर्जी लेवल है, उसे एनर्जी गैप है, उसे डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल्टा ई बराबर होता है जी इंटू म्यू बी इंटू एम एस इंटू बी, ठीक है। और जहाँ पे अभी ये जी है इसे लिंडे फैक्टर कहते हैं, म्यू बी आपका बोर मैग्नेटॉन है, एम एस आपका इलेक्ट्रॉन की स्पिन है, और बी जितना आप फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो जितना ऊपर फील्ड आप, जितना डेल्टा ई की वैल्यू ऊपर होगी उतनी डेल्टा ई की वैल्यू नीचे होगी। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ साइन प्लस में होगा, यहाँ साइन माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ आपका प्लस हाफ है, यहाँ माइनस हाफ है। तो इसको थोड़ा आगे और समझते हैं और समझते हैं। तो जो जहाँ पे जो फॉर्मूले में जो जी था वो लेंडे फैक्टर था, उसकी बेसिकली वैल्यू 2 के करीब होती है। म्यू बी बोर मैग्नेटॉन होता है, 12th की फिजिक्स में हमने पढ़ा, उसकी वैल्यू 9.7 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला होती है। बी अप्लाइड फील्ड है, जितना आप फील्ड अप्लाई कर रहा है, और एस आपकी स्पिन स्टेट है, वो प्लस हाफ हो सकती है और माइनस हाफ। अब एक टर्म यूज हुआ था, आपको याद है, ईएसआर में रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसा होगा, अब डेल्टा ई किसके बराबर होता है, एच म्यू के बराबर, और डेल्टा ई हमारा कितना है, जी इंटू म्यू बी इंटू एम एस इंटू बी। तो मैं यहाँ से एक चीज़ कह सकता हूँ, एच म्यू बराबर कितना होगा, जी इंटू म्यू बी इंटू एम एस इंटू बी, इसके बराबर हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से फ्रिक्वेंसी चाहता हूँ तो ये इनर्जी जो है उसके डिवाइड में, उसके अपॉन में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, प्लांक कांस्टेंट आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। अब इतनी फ्रीक्वेंसी की माइक्रोवेव रेडिएशन की लाइट अगर हम अप्लाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे क्या कर देगा, जंप कर देगा। तो ये क्या है, आपका ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो बाकी लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वाले वीडियो में मैं आपके साथ ईएसआर को कंटिन्यू करूँगा।